एग्जिट एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए आपको डिप्लोमा इन फार्मेसी का फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर दोनों तैयार करना पड़ेगा। ठीक है। उसमें से कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो नहीं आएंगे, जैसे फर्स्ट ईयर का आपको एनाटॉमी फिजियोलॉजी नहीं आएगा। ठीक है। और सेकेंड ईयर का पॉसिबली आपको फार्माकोथेरापेटिक्स नहीं आएगा। ऐसे 2 या 3 सब्जेक्ट है, मैं उनके नाम बता दूंगा जिनकी आपको तैयारी नहीं करनी है, पर आपको फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर दोनों पढ़ने हैं। कम से कम 8 सब्जेक्ट है जो आपके एग्जिट एग्जाम में आएंगे। CBT कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। MCQs आएंगे। MCQs को आपको करेक्ट को क्लिक करना है। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स होंगे 50%। इट मीन्स यदि 100 MCQ है, एटलीस्ट यू हैव टू राइट टिक द 50% ऑफ क्वेश्चंस। ठीक है। इसके पहले भी आपने कभी MCQ सॉल्व किए होंगे। फार्माकोलॉजी कोर सब्जेक्ट है फार्मेसी का। फार्माकोलॉजी, फार्मास्यूटिक्स, फार्माकोग्नोसी, ये 3 सब्जेक्ट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये फार्मेसी के कोर सब्जेक्ट्स होते हैं। ठीक है। तो हम फार्माकोलॉजी, फार्माकोग्नोसी और फार्मास्यूटिक्स पर विशेष ध्यान रखेंगे। आज हम फार्माकोलॉजी के कुछ प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, तो हमें एक पैटर्न का अंदाजा लगेगा कि किस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक है। और एग्जिट एग्जाम की तैयारी के साथ साथ आपके गवर्नमेंट सेक्टर के एग्जाम्स की तैयारी भी हो जाएगी, क्योंकि उसका पैटर्न भी लगभग सेम होता है, बट एग्जिट एग्जाम का लेवल उससे थोड़ा सा नीचे ही रहेगा। ठीक है। और जो लोग जैसे बी फार्मा भी करना चाहते हैं तो उनको भी सपोर्ट मिल जाएगा। आप यदि बी फार्मा करना चाहो तो डायरेक्टली आपको सेकेंड ईयर में एडमिशन मिल जाएगा डी फार्म के बाद में। ठीक है। तो आप वो भी कंटिन्यू कर सकते हो। तो आज हम फार्माकोलॉजी डिस्कस करेंगे। फार्माकॉन मीन्स होता है ड्रग। कभी कभी ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछ लेते हैं कि भाई फार्माकॉन मीन्स व्हाट। तो फार्माकॉन मीन्स होता है ड्रग, एंड इट कम्स फ्रॉम ग्रीक। ये ग्रीक लैंग्वेज से आया हुआ एक वर्ड है जिसका मतलब फार्माकॉन का मतलब होता है ड्रग। और लोगस मीन्स होता है स्टडी। तो फार्माकोलॉजी मीन्स होता है स्टडी ऑफ ड्रग्स। हम इसमें ड्रग्स की स्टडी करते हैं। ड्रग्स के किन कैरेक्टरिस्टिक्स की स्टडी करते हैं? फार्माकोकाइनेटिक्स और फार्माकोडायनेमिक्स। फार्माकोकाइनेटिक्स में हम ड्रग की ADME, ए से एब्जॉर्प्शन, डी से डिस्ट्रीब्यूशन, M से मेटाबॉलिज्म और E से एलिमिनेशन, इन कैरेक्टरिस्टिक्स की स्टडी करते हैं। और फार्माकोडायनेमिक्स में हम स्टडी करते हैं ड्रग्स के साइड इफेक्ट्स क्या है, एडवर्स इफेक्ट क्या है, ड्रग का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, ड्रग का हमारी बॉडी पे फार्माकोलॉजिकल एक्शन क्या आ रहा है। ठीक है। ड्रग के इंडिकेशंस क्या है, ड्रग के कॉन्ट्रा इंडिकेशंस क्या है। कॉन्ट्रा इंडिकेशन मतलब किन कंडीशंस में ड्रग मरीज को नहीं दी जा सकती। जैसे लैक्टेटिंग वुमेन को कुछ ड्रग्स नहीं दिए जाते हैं, प्रेग्नेंट वुमेन को नहीं दिए जाते हैं, छोटे बच्चों को नहीं दिए जाते हैं जिनकी एज 12 साल से 10 साल से कम है, कुछ न्यूबॉर्न बेबीज को नहीं दिए जाते हैं, लैक्टेटिंग मदर्स को नहीं दिए जाते हैं। तो ये कुछ सर्टेन कंडीशंस है जिसमें ड्रग्स मरीज को प्रिस्क्राइब नहीं किए जाते हैं, तो इसको हम कॉन्ट्रा इंडिकेशन कहते हैं। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स हम फार्माकोडायनेमिक्स में पढ़ते हैं। फार्माकोकाइनेटिक्स का मतलब होता है कि हमारे बॉडी में ड्रग का मूवमेंट कैसे हो रहा है, कहाँ कहाँ ड्रग जा रही है। ठीक है। रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन मीन्स किन रास्तों से हमारे शरीर में दवाई जा सकती है, इसको हम रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं। और रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन का सिलेक्शन डिपेंड करता है डोजेस फॉर्म पे, है ना। जैसे हमें इनहेलेशन रूट से लेना है तो गैसेस फॉर्म में हमारा ड्रग होना चाहिए। अस्थमेटिक पेशेंट को जो हम अस्थमा के लिए पंप्स देते हैं ड्रग्स के, तो वो इनहेलेशन रूट में आता है। तो रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन भी आपको कोलॉजी में पढ़ना पड़ता है। ठीक है। तो ये बेसिकली हमारा कोलॉजी का एक ओवरव्यू है ना। अब इसमें हमें इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, जैसे फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट फॉर सीवियर एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन। एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन क्या होता है? ये हमारी बॉडी में एक एलर्जिक रिएक्शन होता है जो कि लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन कॉज करता है। लाइफ थ्रेटनिंग का मतलब होता है जानलेवा। तो इसमें हम इमरजेंसी में यूज होने वाले ड्रग्स यूज करते हैं। ICU में ड्रग्स बहुत ज्यादा यूज किए जाते हैं। इट इज ऑल्सो कम अंडर द इमरजेंसी कैटेगरी ऑफ ड्रग। ठीक है। तो ये क्वेश्चन है कि सीवियर एनाफिलेक्टिक शॉक में यदि कोई पेशेंट चला जाए तो उसके ट्रीटमेंट के लिए हमारी फर्स्ट चॉइस क्या होगी, हम किसको प्राथमिकता देंगे। ठीक है। तो इसमें मैं आपको डायरेक्ट इसका आंसर ही बता रहा हूँ, इपिनेफ्रिन। इपिनेफ्रिन जो होता है ये इमरजेंसी ड्रग होता है। ठीक है। और जब किसी मरीज को एनाफिलेक्टिक शॉक आता है तो उसकी
सांसें जो है वो रुकने लगती है, उसकी सांसें जो है वो धीमी हो जाती है, ब्रीदिंग में उसको डिफिकल्टी होती है, घबराहट होती है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग हो जाती है, वो सांस नहीं ले पाता है और उसका बीपी गिरने लगता है, ब्लड प्रेशर। ठीक है, उसका बीपी लो हो जाता है और उसको सांस लेने में डिफिकल्टी होती है। तो ये जो है ये एक इमरजेंसी कंडीशन है, क्योंकि यदि सांसें रुक जाएगी तो मरीज का राम नाम सत्य हो जाएगा, यदि बीपी लो होगा तो मरीज ऊपर चला जाएगा। तो ये इमरजेंसी कंडीशन होती है, तो इसमें हम इफिनेफ्रीन का इंजेक्शन लगाते हैं। ठीक है, तो ये फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट है फॉर सीवियर एनाफिलेक्टिक शॉक या एनाफिलेक्टिक रिएक्शन। ठीक है, सीवियर क्यों कहा गया, क्योंकि ये काफी गंभीर होती है ना, इसलिए इसको सीवियर कहते हैं। हम बोलते हैं ना भाई सीवियर इन्फेक्शन हो गया, मतलब बहुत ज्यादा गंभीर इन्फेक्शन है, बहुत बढ़ गया है इन्फेक्शन, तो हम उसको सीवियर वर्ड यूज करते हैं। एनाफिलेक्टिक रिएक्शन जो होती है ये एंटीजन और एंटीबॉडी के बीच में होने वाली रिएक्शन होती है। मैंने आपको 5 टाइप की एंटीबॉडी बताई थी, आईजीजी, आईजीए, आईजीडी, आईजीएम, आईजीए, ये एंटीबॉडीज होती है। और एंटीजन क्या होता है, कोई भी प्रोटीनस सब्सटेंस जो कि एक्सटर्नली इन किसी मीडियम के थ्रू, एयर वाटर के थ्रू हमारे बॉडी में आ चुका है ना, इस जैसे हाँ हमने इनहेल किया उससे आ गया, या हमने कोई कंटामिनेटेड वाटर कंज्यूम किया उससे आ गया। तो हमारे शरीर में जब ये एंटीजन आएंगे तो एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन हो सकता है। ठीक है, या कोई फॉरेन सब्सटेंस वो भी एंटीजन की तरह काम कर सकता है, तो उस केस में हमारी बॉडी में एनाफिलेक्टिक रिएक्शंस होते हैं। तो एनाफिलेक्टिक रिएक्शन के जो सिम्टम्स हैं उसको सप्रेस करने के लिए एपिनेफ्रिन इमरजेंसी ड्रग यूज करते हैं। ये आईवी रूट से इंजेक्टेबल के फॉर्म में यूज किया जाता है। ठीक है, अब सिम्टम्स क्या है शॉक के, तो इसमें डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग और लो बीपी, बीपी का कम होना। अब ये जो इपिनेफ्रिन है ये काम कैसे करता है, तो ये काम करेगा 3 तरीकों से, ये 3 तरीके हमें पता होना चाहिए। पहला तो ये वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन कॉज करेगा। वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन मतलब वेसल्स सिकुड़ जाएगी, वेसल्स का डायमीटर कम हो जाएगा, वेसल्स का जो लूमेन है, अंदर का जो स्पेस है वो सकरा हो जाएगा। तो ये सकरा होने से हमारा जो लो बीपी का प्रॉब्लम है ये सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, बीपी क्या होता है, ब्लड प्रेशर। जब ब्लड वेजल्स में बहता है तो वो वेजल्स की दीवारों पर एक दबाव डालता है। ठीक है, उस दबाव को हम ब्लड प्रेशर कहते हैं। अब ये प्रेशर हमारा यदि कम हो गया तो हमें वेजल्स को थोड़ा सा संकुचित करना पड़ेगा। यदि वो सिकुड़ जाएगी तो उसके अंदर का लूमेन कम हो जाएगा तो हमारा प्रेशर बढ़ जाएगा। तो ये वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन कॉज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट ये कॉज करते हैं ब्रोंको डायलेशन। ब्रोंकस की जो स्मूथ मसल्स होती हैं उसको ये फैला देते हैं। डायलेशन मतलब होता है फैलना। ठीक है, जब कोई हॉलो पाइप है वो फैल जाएगी तो उसके अंदर का स्पेस बढ़ जाएगा। अब स्पेस बढ़ जाएगा तो मरीज को सांस लेने में दिक्कत होगी क्या, नहीं होगी। ठीक है, क्योंकि उसकी जो ब्रोंकस है, ब्रोंकस की जो नली है जिससे हवा अंदर फेफड़ों तक जा रही है ना, और बाहर आ रही है हवा, तो वो नली उसकी फैल जाएगी इफिनेफ्रीन की वजह से, इफिनेफ्रीन के इफेक्ट की वजह से, इसके प्रभाव की वजह से। तो हमारा जो एयरवे पैसेज है वो प्रॉपर काम करेगा, है ना, हवा का जो आवागमन है, इनलेट आउटलेट है एयर का, वो प्रॉपर काम करेगा। तो मरीज को सांस लेने में दिक्कत होगी क्या, नहीं होगी। तो हमारी दोनों प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। ठीक है, अच्छा तीसरा ये क्या करेगा, मास्ट सेल, मास्ट सेल को स्टेबलाइज करेगा। मास्ट सेल क्या करता है, ऑटोकॉइड्स प्रोड्यूस करता है। ऑटोकॉइड्स क्या है, एलर्जिक रिएक्शन को बढ़ाते हैं। ठीक है, मैंने आपको कोलॉजी में पहले भी डिस्कस किया था ऑटोकॉइड्स। ऑटोकॉइड्स क्या होते हैं, लोकल हॉर्मोन्स होते हैं जो कि इंजुरी के केस में और एलर्जिक रिएक्शन के केस में हमारी बॉडी में प्रोड्यूस होते हैं और इनका हमारी बॉडी पे इफेक्ट आता है। ठीक है, जैसे हिस्टामीन, हिस्टामीन जब अपने रिसेप्टर से बाइंड करेगा तो एलर्जिक रिएक्शन शो करेगा, है ना। तो उसके लिए हम एंटी हिस्टामिन ड्रग्स देते हैं, जैसे लिवोसिट्राजिन है ना, डाइफिनहाइड्रामीन है, ये सब एंटी हिस्टामिन ड्रग्स होते हैं। मतलब जो हिस्टामिन ऑटोकॉइड्स है, हिस्टामिन जो हार्मोन, लोकल हार्मोन हमारी बॉडी में प्रोड्यूस हो रहा है, उसका इफेक्ट हमारी बॉडी में ये आएगा कि हमें एलर्जी फील होगी, एलर्जी के सिम्टम्स आएंगे, एलर्जी के लक्षण आएंगे, हमें कफिंग होगी, हमें स्नीजिंग होगी, हमारी आई रेड हो जाएगी, हमारे आई से वाटर वाटर लाइक सब्सटेंस रिलीज होने लगेगा, लक्राइमल फ्लूइड जिसको हम कहते हैं। ठीक है, आंखों से पानी आने लगेगा, नोज से म्यूकस सिक्रीट होने लगेगा, हो सकता है लूज मोशन हो जाए, है ना। तो ये सब एलर्जी होती है।
ठीक है। तो इस एलर्जी को हमें सप्रेस करना है, क्योंकि एलर्जी हमें परेशान करती है ना। पेन पेन भी हो सकता है एलर्जी की वजह से, है ना। तो ये सब एलर्जी के सिम्टम्स होते हैं, जो कि किसकी वजह से आते हैं, हिस्टामिन की वजह से। और हिस्टामिन जैसे और भी ऑटोकॉइड्स होते हैं, जैसे प्रोस्टासाइक्लिन है, ल्यूकोट्राइन्स है ना, थ्रोम्बोक्सेन है, ठीक है। ये सब एलर्जी कॉज करते हैं। तो ये इस तरह से इपिनेफ्रिन काम करता है, वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन से और ब्रोंकोडायलेशन से और मास्ट सेल को स्टेबलाइज करके, ठीक है। मास्ट सेल का काम क्या होता है, ऑटोकॉइड्स बनाना। एग्जाम्पल क्या है इसका, हिस्टामिन, ठीक है। तो नेक्स्ट है आपका डाइफिन हाइड्रामीन, किस कैटेगरी का ड्रग है, तो डाइफिन हाइड्रामीन एंटी हिस्टामिनिक ड्रग है। मतलब ये हिस्टामिन के एक्शन को ब्लॉक करेगा, मतलब ये हिस्टामिन का एंटागोनिस्ट होता है। एंटागोनिस्ट आपको बताया था क्या होते हैं, जो रिसेप्टर से बाइंड होते हैं लेकिन एक्शन नहीं देते। तो एलर्जी को हमें रोकना है तो हमें हिस्टामिन का एंटागोनिस्ट देना पड़ेगा। तो ये है डाइफिन ये आपको कफ सिरप पे देखने के लिए मिल सकता है, ठीक है। वहीं पर प्रिडनीसोलोन ड्रग का पूछा है कि ये क्या काम करता है, ठीक है। तो प्रिडनीसोलोन ड्रग का काम क्या है, ये इंजेक्शन फॉर्म में, टैबलेट फॉर्म में दिया जाता है, और ये इन्फ्लामेशन को कम करता है, और ये कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स कैटेगरी का ड्रग है ना। फार्माकोलॉजी में हमें ड्रग्स की क्लासिफिकेशन याद होने चाहिए, तभी हम क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। किसी भी ड्रग का हमसे यदि नाम पूछा जाता है तो हमें उसका क्लास पता होना चाहिए, ठीक है। तो तब हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो प्रिडनीसोलोन आपका कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स कैटेगरी का ड्रग है, और ये इन्फ्लामेशन को कम करता है। इन्फ्लामेशन मतलब सूजन, ठीक है। हमारी बॉडी में इंटरनली भी सूजन आ सकती है, तो उस केस में हम प्रिडनीसोलोन यूज करते हैं, ठीक है। ये स्टेरॉइडल ड्रग होता है। नेक्स्ट है आपका पूछा है कि भाई ओमेप्राजोल किस कैटेगरी का ड्रग है, ओमेप्राजोल किस कैटेगरी का ड्रग है। तो ओमेप्राजोल आपका प्रोटॉन पंप इनहिबिटर होता है, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर होता है। प्रोटॉन पंप कहाँ पाया जाता है, पैरिटल सेल्स पे। कहाँ पाया जाता है, पैरिटल सेल्स पे। पैरिटल सेल पे एक चैनल होता है जिससे H+ आयन अवेलेबल होता है, और हमारे स्टमक में वो Cl से जब मिलता है तो HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाता है, जो कि हमारे डाइजेशन के लिए काफी बेनिफिशियल है। लेकिन जो पेप्टिक अल्सर के पेशेंट है या ऐसे पेशेंट है जिनमें एसिडिटी हो रही है, तो हमें एसिड के प्रोडक्शन को कम करना पड़ता है। तो हम क्या करते हैं, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर देते हैं। प्रोटॉन पंप तो आपको समझ में आ गया, इनहिबिटर मतलब कम करने वाला। तो ये प्रोटॉन पंप की एक्टिविटी को कम कर देगा। और ये प्रोटॉन पंप कहाँ होता है, ये होता है पैरिटल सेल पे। पैरिटल सेल कहाँ होते हैं, हमारा जो जीआई ट्रैक का लाइनिंग होता है वहां पर पैरिटल सेल होते हैं। पैरिटल सेल से H+ आयन अवेलेबल होगा तो HCl बनेगा। हमें HCl के प्रोडक्शन को कम करना है, तो हमने क्या किया, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर दे दिए। इसका एग्जाम्पल है ओमेप्राजोल, पेंटेप्राजोल, लेंसेप्राजोल, ये सब इसके एग्जाम्पल हैं। तो ये कहाँ काम करते हैं, आपका पैरिटल सेल पे। और पैरिटल सेल कहाँ होते हैं, जीआई ट्रैक की लाइनिंग पर, ठीक है। अच्छा, ये किन बीमारी के ट्रीटमेंट में यूज करते हैं, ये GERD और पेप्टिक अल्सर। GERD का फुल फॉर्म क्या है, गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज। गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज। कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक करने के लिए हमें बहुत बारीकी से चीजों को पढ़ के समझना पड़ेगा, तभी हमारा एग्जाम क्रैक होगा, है ना। क्योंकि हमें फैक्ट्स पता होने चाहिए, हमें फिगर्स पता होने चाहिए, हमारा नॉलेज जो है वो पिन पॉइंट होना चाहिए, तभी हम क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे, है ना। तो GERD का फुल फॉर्म भी आपसे कोई पूछ सकता है, गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज। और ये डिजीज किस सिस्टम की है, ये जीआई ट्रैक की प्रॉब्लम है। जीआई ट्रैक मतलब आपका माउथ से शुरू होता है, इनस पे खत्म होता है। इसके बीच में यदि कहीं भी कोई बीमारी होती है, पेट में होती है, हाथों में होती है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे जीआई डिजीज। तो GERD भी एक जीआई डिजीज है। और पेप्टिक अल्सर, पेप्टिक अल्सर मतलब वुंड का फॉर्मेशन हो जाएगा जीआई ट्रैक में कहीं पर भी। यदि माउथ में होगा तो उसको माउथ अल्सर बोलेंगे, डिओडेनम अल्सर बोलेंगे यदि छोटी आंत में हो जाएगा तो, है ना। और यदि स्टमक में होगा, है ना, तो उसको हम स्टमक अल्सर बोलेंगे, या हम उसको पेप्टिक अल्सर भी बोलते हैं, ठीक है। ईसोफेगस में भी हो सकता है। अच्छा, GERD का रीजन क्या है, इसमें जो वॉल्व होता है जो ईसोफेगस से स्टमक को कनेक्ट करता है, वो वॉल्व वीक हो जाता है, जिस वजह से एसिड का रिफ्लक्स मतलब एसिड वापस ईसोफेगस में चढ़ने लगता है, जिस वजह से मरीज की छाती में जलन होती है, ठीक है, और उसको इंटेंस पेन होता है।
तो उस केस में हम प्रोटॉन पंप इनहिबिटर यूज करते हैं, ठीक है, ओमेप्राजोल। एक और ड्रग हम यूज कर सकते हैं रेनिटिडीन। रेनिटिडीन जो होता है वो H2 एंटागोनिस्ट होता है। H2 जो होता है ये हिस्टामिन का रिसेप्टार होता है। हिस्टामिन का H1 और H2 दो रिसेप्टार होते हैं। जब हिस्टामिन H2 रिसेप्टार से बाइंड होगा तो एसिड के प्रोडक्शन को बढ़ा देगा, ठीक है। अब ये रिसेप्टार कहाँ प्रेजेंट होता है, पैरिटल सेल पे ही प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो ये दोनों ड्रग, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर और रेनिटिडीन, फोमाटिडीन, है ना, ये जो दोनों ही ड्रग है ये आपके पैरिटल सेल पे काम करते हैं, लेकिन इनके काम करने का जो तरीका है वो थोड़ा सा अलग है। पीपीआई मैंने आपको बताया था, ये प्रोटॉन पंप पे काम करते हैं, और रेनिटिडीन किस पे काम करता है, ये H2 रिसेप्टार पे काम करता है। रिसेप्टार क्या होते हैं आपको मैं बता चुका हूँ, सेल की सरफेस पे जो प्रोटीन के स्ट्रक्चर्स होते हैं जिससे ड्रग बाइंड करके अपना एक्शन देता है उसको हम रिसेप्टार कहते हैं। और बहुत से ड्रग अपना एक्शन रिसेप्टार के थ्रू देते हैं, कुछ ड्रग्स अपना एक्शन पंप के थ्रू देते हैं। पंप मतलब सेल की मेम्ब्रेन पे जो पोर है, जो होल है जहां से चीजें अंदर बाहर आ रही है, उसको हम पंप बोलते हैं। ऐसे ही आपका जैसे लोकल एनेस्थेटिक, ये आपका नर्व के कंडक्शन को ब्लॉक करता है। ये सोडियम पोटेशियम का जो पंप होता है जिससे सोडियम पोटेशियम एक्सचेंज होता है उसको ये ब्लॉक कर देता है। तो ये लोकल एनेस्थेटिक के काम करने का तरीका है ना। ऐसे ही मैंने आपको डिजिटैलिस के बारे में पढ़ाया था। तो डिजिटैलिस कैसे काम करता है, ये पॉजिटिव आयनोट्रोपिक इफेक्ट देता है और कार्डियक मसल्स के फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ा देता है, ठीक है, जिससे हाइपरटेंशन और एरिथमिया के पेशेंट को सपोर्ट मिल जाता है, ठीक है। तो इस तरह से कौन सी दवाई कैसे काम करती है हमारे शरीर में ये हमें पता होना चाहिए। दवाइयों के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको रेनिटिडीन और प्रोटॉन पंप इनहिबिटर इनका आपको समझ में आया, H2 एंटागोनिस्ट क्या होते हैं, है ना, कैसे काम करते हैं। एक ड्रग और है आपका मेटोक्लोप्रामाइड। ये ड्रग क्या काम करता है, ये प्रो काइनेटिक एजेंट होता है। प्रो काइनेटिक का मतलब क्या होता है, काइनेटिक मतलब मूवमेंट, प्रो मतलब उसको बढ़ाने वाला, प्रो काइनेटिक। तो ये मेटोक्लोप्रामाइड जो है ये हमारे जीआई ट्रैक की मोटालिटी को बढ़ा देता है। हमारे आंतों की यदि मोटालिटी, मोटालिटी मतलब होता है गति, यदि ये गति बढ़ जाएगी तो हमारे आंतों से आते हमारी जल्दी खाली होगी। तो ये स्टमक को एम्पिटी करने वाला ड्रग होता है। तो ये एक हिसाब से देखा जाए तो किसी को वोमिटिंग की यदि फीलिंग भी आ रही हो तब भी ये ड्रग दिया जाता है, मेटोक्लोप्रामाइड। इंजेक्शन फॉर्म में भी आता है ये। उसका इंजेक्शन लगा दिया जाए तो पेट जल्दी खाली हो जाता है, क्योंकि जीआई की मोटालिटी को ये बढ़ा देता है, हमारे स्टमक को ये एक्सेलरेट करता है एम्प्टी होने के लिए, ठीक है। तो हमारा स्टमक खाली हो जाता है, ठीक है। तो ये मेटोक्लोप्रामाइड, मेटोक्लोप्रामाइड, जब तक आप रिवाइज नहीं करोगे, पढ़ोगे नहीं, आपको फैक्ट्स, ड्रग्स के नाम याद नहीं होंगे। आपको रिवीजन करना बहुत जरूरी है, ठीक है, सिंसियरिटी के साथ में। नेक्स्ट है आपका सुक्राल फैट। ये ड्रग क्या काम करता है, सुक्राल फैट अल्सर के पेशेंट में दिया जाता है। अल्सर में क्या होता है, हमारा जीआई ट्रैक्ट का जो म्यूकस मेम्ब्रेन है वो रैप्चर हो जाता है, फट जाता है, कट जाता है। तो वो फिर से प्रोड्यूस हो और उसकी रिकवरी हो, उसकी हीलिंग हो, इसके लिए सुक्राल फैट ड्रग दिया जाता है। ये एक प्रोटेक्टिव लेयर का फॉर्मेशन करता है इन केस ऑफ अल्सर, और अल्सर को बढ़ने से रोकता है। तो ये हमारा सुक्राल फैट ड्रग है। ऐसे ही एक ड्रग है नाइट्रेट, जिसका एग्जांपल है नाइट्रोग्लिसरीन। ये हमारे स्मूथ मसल्स को रिलैक्स करता है, ठीक है। हमारा जो ब्लड का वेजल्स होता है, हमारी जो खून की नली होती है, वो नली में स्मूथ मसल्स होते हैं, और उस स्मूथ मसल को ये नाइट्रोग्लिसरीन रिलैक्स कर देता है, ठीक है। तो ये इसका फंक्शन है नाइट्रोग्लिसरीन। और ये किन मरीजों को दिया जाता है, जिन मरीजों में बीपी का प्रॉब्लम होता है, ठीक है, तो उसको नाइट्रोग्लिसरीन दिया जाता है। अब दवाइयों के साइड इफेक्ट भी है जो पूछे जाते हैं। तो कुछ दवाई ऐसी है जिनके कॉमन साइड इफेक्ट्स हैं, बहुत ज्यादा पॉपुलर हैं, जैसे क्लोराम्फेनिकोल का पूछा गया है। क्लोराम्फेनिकोल एक एंटीबायोटिक कैटेगरी का ड्रग होता है जिसका कॉमन साइड इफेक्ट है बोन मैरो डिप्रेशन। ये मरीज जब इस दवाई को खाता है तो उसका बोन मैरो डिप्रेस हो जाता है, और बोन मैरो फॉर्मेशन करता है आरबीसीएस का, ठीक है। और आरबीसीएस पे हीमोग्लोबिन होता है, मतलब ए प्लास्टिक एनीमिया। ए प्लास्टिक एनीमिया क्यों होता है,